Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we're going to discuss about the third question from chapter number 1. And here I'm covering a part of economics which is called basic tools in economics. Okay? So, in this video lecture, we will discuss about what are the uses of variables in economics, how we can utilize the different types of variables in economic study. Okay? So now let's learn further, friends. So here we have different pointers, and definitely if you guys want to watch the previous two lectures, so definitely I'm going to share the link on my description box so you can watch from there. Okay, so now first of all हमें ये समझना है कि हम वेरिएबल्स को हमारे इकोनॉमिक स्टडी में किस तरीके से यूज़ करते हैं. ठीक है, सो अगेन एक बार याद दिलाते चलूँ कि वेरिएबल्स होता क्या है. सो फ्रेंड, वेरिएबल्स आर एनीथिंग दैट हैव सम वैल्यूज़ एंड विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. मतलब ये हुआ कि वेरिएबल वो होते हैं जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो और उनकी वैल्यूज़ जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस क्या होती रहती है, वेरीज होती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द वेरिएबल्स आर GDP, that is gross domestic product, inflation rate, interest rates, investment strategies, demand of the product, supply by the producers, income of the consumers and many more. ओके, सो चलिए हम सीखते हैं कि यूजेस क्या हैं हमारे वेरिएबल्स का इकोनॉमिक्स में. सबसे पहले पहला वेरिएबल जिसे हम कहते हैं GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. यस, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में सिखाया है कि GDPs आर नथिंग बट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड आइटम्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री. हमारे देश के अंदर, हमारी नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर, हमारे नेशनल टेरिटरीज़ के अंदर जितने भी गुड्स एंड आइटम्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और जितनी भी सर्विसेज रेंडर्ड की जाती है, ठीक है, इन सभी का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है ना दोस्तों, इसे हम कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ओके, तो यूज़ क्या है वेरिएबल्स का. देखिए, ये एक वेरिएबल है, बट जब हम इकोनॉमिक स्टडी में GDP को यूज़ करते हैं तो ये हमें हमारे इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस को दिखाता है कि हमारा इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है. देखिए, बेसिकली GDP काउंट करते समय हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखते हैं. मैंने क्या कहा कि जितनी भी गुड्स एंड आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं विद इन द कंट्री, तो जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, प्रोड्यूस की जा रही है या फिर मैन्युफैक्चर की जा रही है, इनकी गिनती की जाती है. तो जितना मैन्युफैक्चर होगा, जितनी चीज़ें हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर होंगी, ठीक है, उतना हमारा क्या बढ़ेगा, GDP, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और जब GDP इंक्रीज़ होता है ना दोस्तों, तो हम कहते हैं कि हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा है. नेशनल इनकम का मतलब होता है ओवरऑल कंट्री में नेशनल लेवल पे जो इनकम जनरेट होती है ना, इसे कहते हैं नेशनल इनकम. तो जब आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा ना फ्रेंड्स, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक है ना, हमारा जो इकोनॉमी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है. और जब ये डाउन हो जाता है नेशनल इनकम, तो हम कहते हैं कि हमारा इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि इन शॉर्ट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो GDP बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कम होगा तो GDP गिर जाएगा, कम हो जाएगा. एज वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक दोस्तों, जहाँ पर कोविड-19 में हमने देखा था कि हमारा परफॉर्मेंस एकदम ही डाउन हो गया था. क्यों? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी चीज़ें, और ना ही ज़्यादातर चीज़ें सर्विसेज रेंडर्ड की जा रही थी, क्योंकि सभी को लॉकडाउन की वजह से घर बैठना पड़ा. तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गिरती गई. तो जब लोग एम्प्लॉयड होंगे तभी तो सर्विसेज रेंडर्ड करेंगे या चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे. तो कहीं ना कहीं हमने पैंडमिक में इस चीज़ को फेस किया, जहाँ पर हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एकदम डाउन था और जिसे हम इंडिकेट करते थे GDP से. तो भाई, जो वेरिएबल GDP है ना, इसका यूज़ ये है कि ये हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन को समझने के लिए हेल्प करता है. तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, जिसे आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ वी हैव अनदर वेरिएबल विच इज़ इंटरेस्ट रेट. तो बट ऑब्वियस इंटरेस्ट रेट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं इकोनॉमिकली, अगर आप देखेंगे तो वी डू बिलीव इन डूइंग इन्वेस्टमेंट, राइट. इन्वेस्टमेंट हम करते ही क्यों हैं? बिकॉज हमारा एक मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन होता है, हमारा एक मोटिव होता है, दैट इज़ टू अर्न बेटर रिटर्न्स. बट ऑब्वियस, तो अगर
जबकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं कह दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं सोचोगे, बिकॉज वहाँ पे यू आर सपोज टू पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। लेकिन जहाँ पे आपका ROI कम हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहाँ पर ईजिली यू कैन डू इन्वेस्टमेंट टू गेट सम बेटर रिटर्न्स, राइट। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट्स आर यूजिंग टू डू इन्वेस्टमेंट। ओके फ्रेंड्स, इसका भी यहाँ पर मैंने फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट्स बोरोइंग एंड सेविंग कॉस्ट। आपका इंटरेस्ट रेट्स आपके बोरोइंग और सेविंग दोनों को अफेक्ट करता है। बोरो करने के लिए भी, लोन लेना भी है आपको, तो आपको इंटरेस्ट रेट देखना पड़ता है, बिकॉज आपको वो पे करना होता है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे आप बोरो करना नहीं चाहेंगे, बट कम इंटरेस्ट रेट्स पे यू कैन ईजिली बोरो द फंड्स, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो अब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो स्टडी करते हैं, अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक वेरिएबल। तो अब हम ये समझेंगे दोस्तों कि हम इसको इकोनॉमिक्स में यूज़ किस लिए करते हैं। तो यस, जैसे कि मैंने अभी अभी रिसेंटली आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट्स को जानने के लिए और उसको समझने के लिए। तो जब आप इंटरेस्ट रेट को समझने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है लेबर मार्केट कंडीशन को समझने के लिए यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पर ये देख पाएंगे कि कितने लोग जो है हमारी सोसाइटी में अभी भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयड है मतलब जो बेरोजगार है, जिनके पास अभी भी काम करने के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है, ठीक है। तो लेबर मार्केट कंडीशन को जानने के लिए कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इसको समझने के लिए भी हम एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल्स। आई होप आप लोग इसे कहीं पर लिख लें या स्क्रीनशॉट्स ले लें, और आप जो इजीली नोट डाउन कर पाएंगे फिर इसे, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव अनदर वन विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट के बारे में मैंने काफ़ी बार आपको सिखा रखा है कि इन्फ्लेशन रेट से आप जो है आपके प्राइस लेवल को समझ सकते हो। प्राइस लेवल का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में GPL क्या चल रहा है। GPL रेफर्स टू द जनरल प्राइस लेवल, एंड जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है ओवरऑल इकोनॉमी में जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं कलेक्टिवली या कम हो रही है। जैसे आज अगर आप देखोगे, नॉर्मल में अगर आपसे सब्जी मार्केट का भी जिक्र करूं, सो वी कैन सी दैट के लेमन्स हो गए, टमाटोज हो गए, ऑनियंस के जो रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई चल रहे हैं एट प्रेजेंट। तो उसके साथ साथ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखें तो वो भी महंगी होती जा रही है। आप क्लॉथ्स खरीदने जा रहे हो तो वो भी आपको कहीं ना कहीं महंगा मिल रहा है। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें क्या होती जा रही है, इनका प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो हम इसे कहते हैं इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ों के प्राइस लेवल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन का मीनिंग आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। जहाँ पर आपका जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है ना, उस स्टेट ऑफ द इकोनॉमीज को हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। और इसका एक और आप मीनिंग लेंगे जहाँ पर मनी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। इट इज़ नथिंग बट द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ मनी। मतलब जो पैसे का वैल्यू है ना, पैसे की कीमत तो बढ़ रही है, पैसा जो है जनरल प्राइस वो बढ़ रहा है, बट उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि हम जब छोटे थे तो हम 5 रुपीज़ में भी ना एटलीस्ट 1 से 2 आइटम्स, 2 से 3 आइटम्स परचेज करके लाते थे, छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन आज अगर आप देखेंगे ना, तो 5 रुपये में आप मुश्किल से एक चीज़ खरीद कर ला रहे हो। तो आप क्या देख रहे हो, महंगाई बढ़ गई है, बट जो पैसे की कीमत है, पहले 5 रुपीज़ का वैल्यू वॉज वेरी हाई बट नाउ नॉट। ओके, सो आई होप आपको इन्फ्लेशन समझा। तो इन्फ्लेशन रेट हम क्यों स्टडी करते हैं, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो हमें हेल्प करता है हमारे जनरल प्राइस लेवल को रिकग्नाइज करने के लिए कि वो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ वी हैव अनदर वन विच इज़ पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन रेट हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो हमें हेल्प करता है फॉर टू अंडरस्टैंड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एंड द इन्वेंट्री मेंशन। प्रोडक्शन कितना करना है, देखिए जितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा, आई कैन से दैट उतना प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा टू फुलफिल देयर डिमांड, राइट। तो जितनी भी चीज़ें हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है, हमें उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक मेंटेन करना। तो आप जो इन्वेंट्री मेंटेन करोगे ताकि फ्यूचर डिमांड फ्रॉम द कस्टमर्स जो जनरेट होगी उसे आप फुलफिल कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स।
आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो, अगर हो तो यू कैन डू कॉमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल, डेफिनेटली मैं आपको उसको सेपरेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगी. नाउ वी हैव अनदर, दैट इज पॉवर्टी रेट. देखिए ये एक ऐसा वेरिएबल और इंडिकेटर है विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉवर्टी एंड इट्स सिचुएशन इन अवर इकोनॉमी. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2011 और 2017 हमारे पास एक परसेंटेज है विच इज़ 21.9%. स्टिल हमारा इतना परसेंटेज पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे. दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे सर्वाइव करना, बिलो द पॉवर्टी लाइन सर्वाइव करने का मतलब होता है कि अभी भी हमारा इतना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा है. बेसिक नीड्स क्या होता है दोस्तों? फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स. अभी भी आपने देखा है कि फुटपाथ पे लोग जो है सर्वाइव कर रहे हैं बिना किसी शेल्टर के. क्लॉथ्स जो है उनके वैसे के वैसे ही होते हैं. खाने का कुछ ठिकाना नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन ऐसा है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन सर्वाइव कर रहा है. तो ऐसे परसेंटेजेस को निकालने के लिए हमें पॉवर्टी रेट को जानने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए पॉवर्टी रेट को हम यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ द अनदर वन वी हैव दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी. ना मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? द पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू मनी वी कैन से. बट ये आपके और मेरे, हमारे पॉकेट में पाए जाने वाले मनी की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है. स्टडी एट अ लार्ज और एग्रीगेट लेवल वी कैन से, मैक्रो स्टडी का बात हो रहा है. मॉनेटरी लेवल मतलब ओवरऑल हमारी कंट्री में जो मनी है उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती है ना उसकी बात हो रही है. सो मॉनेटरी पॉलिसी आप जो है क्यों करते हो? देखिए मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले तो इट इज़ कंट्रोल्ड एंड maintained by RBI, the Reserve Bank of India, the bankers bank, the government's bank. Okay, सो RBI क्या करता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी चार्ज करता है. देखिए हमारी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है. महंगाई क्यों है? क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा है, इसलिए चीज़ों की कीमतें और बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग पैसा होने की वजह से पे कर पाएंगे. बट इसमें क्या होगा? रिच विल बिकम रिच, मोर रिच. बट यहाँ पे गरीब जो है ना और ज़्यादा गरीब होता जाएगा. ओके, तो इस सिचुएशन को बैलेंस आउट करने के लिए आरबीआई जो है अपना वेपन यूज़ करती है, और उस वेपन को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ खेलती है. मतलब आरबीआई क्या करेगी? अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ देने वाली बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पैसा ना होते हुए थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट करके ईएमआईज में कन्वर्ट करा के आपकी करंट जो है कंजम्पशंस को फुलफिल कर लेते हैं, या आपकी करंट डिमांड को फुलफिल कर लेते हैं. लाइक इफ़ आई सपोज टू गेट अ फर्नीचर फॉर माई हाउस, ठीक है, बट आई जस्ट हैव ₹10,000 एंड द कॉस्टिंग ऑफ द furniture is ₹60,000. But I can take a loan from my bank. The facility is available for me, which is called credit facility. For what I will do, मैं 10,000 का डीपी दे दूंगी डाउन पेमेंट, और बाकी के EMIs कन्वर्ट करा के 6 महीना बाद जनरेट होने वाली डिमांड को अब एट प्रेजेंट ही फुलफिल कर पाऊंगी. तो क्या करती है आरबीआई? यहाँ पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है. तो बीइंग अ कस्टमर व्हाट विल डू, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना तो मैं लोन नहीं लूँगी, मैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लूँगी. तो आरबीआई जो है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अपने वेपन को यूज़ करती है, विच इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें रोल प्ले करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है ताकि इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी लाई जा सके. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद वी हैव अनदर वन विच इज़ कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी. ओके, तो अब हम सीखेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में. ना होता क्या है फिस्कल पॉलिसी, आपको सबसे पहले ये समझना होगा. ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है फ्रेंड्स द पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू फिस्कल मीन्स बजट. बजट का मतलब होता है हमारा और आपका बजट नहीं, बल्कि ये बजट कौन सा है? हमारे गवर्नमेंट के बजट की बात हो रही है. किसके बजट की बात हो रही है? गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट का बजट खुद के गवर्नमेंट का नहीं होता है, यहाँ पर हम हमारे ओवरऑल जितने भी लोग हैं पूरे हमारी कंट्री के बजट की बात हो रही है. सो यहाँ पे हम टैक्स पे ध्यान देते हैं. तो गवर्नमेंट अगेन फिस्कल पॉलिसी का, ये जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी सीखा आरबीआई लगाती है, फिस्कल पॉलिसी लगाता है गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट जो है जब देखती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी लगाती है, जहाँ पे टैक्स के रेट्स को क्या करती है? बढ़ा देती है. तो जब ज़्यादा टैक्स लोग पे करेंगे तो इनका परचेजिंग पावर छीन लिया जाएगा बाय द कस्टमर. ठीक है, हम लोगों से परचेजिंग पावर छीन लिया जाता है बिकॉज वी आर सपोज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा चीज़ों का डिमांड नहीं करेंगे और ना ही महंगाई आएगी. ठीक है,
चलिए, वी हैव अनदर वन दैट इज़ बिजनेस डिसीजंस। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स है फ्रेंड्स जो बिजनेस में डिसीजन लेने को हेल्प करते हैं, जैसे कि जीडीपी वगैरह जो मैंने बताया। तो अगर कोई बीइंग एंटरप्रेन्योर, तो ये लोग भी अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए या प्राइस वगैरह सेट करने के लिए अपना जीडीपी रेट, इन्वेस्टमेंट और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं। अगेन दीज आर द पार्ट ऑफ वेरिएबल्स। नाउ वी हैव अनदर वन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने अभी सिखाया। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं यहाँ पर। और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के लिए देखिए, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, ये हमारे दो कंट्रीज़ के बीच में होने वाले ट्रेड होते हैं। तो इन दोनों में ना हमें सरप्लस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सी आर एक्सपोर्ट शुड बी मोर, बिकॉज जब आप एक्सपोर्ट करते हो सो मनी विल कम इन आ कंट्री। जब हम कोई चीज़ बेचेंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया ने चाइना को जो है एग्री आइटम्स या फिर हम कह सकते हैं कि लेदर के शूज़ एक्सपोर्ट किया, बेचा। एक्सपोर्ट करना मतलब होता है बेचना। तो हमको वहाँ से क्या मिलेगा, उनका करेंसी मिलेगा, तो कैश इनफ्लो होगा। दैट इज़ वाई एक्सपोर्ट इज़ गुड फॉर अस, एक्सपोर्ट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। बट वेयर इज इम्पोर्ट्स आर नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज इम्पोर्ट में वी आर सपोज टू पे एंड वी नो दैट हमारा करेंसी जो है हमको ज़्यादा पे करना पड़ता है। $1 इज इक्वल्स टू 83 और 84 चल रहा है, तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमारे दो कंट्रीज़ के बीच में होने वाले ट्रेड के बारे में डिस्कस करता है। तो फ्रेंड, आई होप जो है आपको ये सारे पॉइंटर्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इस पूरे टॉपिक को ख़त्म किया। अगर किसी को कोई भी डाउट एंड डिफ़िकल्टी है, सो यू ऑल कैन डू मैसेज ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो अगैन विल मीट with the new question, with the new chapter. That's all enough for today. Bye bye. Have a nice day and take care, everybody.